नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 19 है ज्यामिति जियोमेट्री। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर डेली व्यूअर होंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोण और कोण के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बिल्कुल लाइन बाय लाइन देखिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा चीज़ें, नहीं तो बीच बीच में से देखिएगा तो दिक्कत होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्यामिति जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ से यहाँ तक आप देखते आइएगा तो बेटर रहेगा। चलिए, फिर भी अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर भी हम शुरू करते हैं। आज कोण हमने जान लिया है, कोण के प्रकार जान लिया है। कोण के प्रकार में जैसा कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण क्या होता है, इसके बारे में भी जान लिया है। पूर्ण कोण क्या होता है, इसके बारे में भी जान लिया। जैसे कि आप लोग देखे हो तो आपको पता भी होगा और पता होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए, लंब पूरक या अनुपूरक या कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक, परिपूरक या ऋजु पूरक कोण क्या होता है। ये देखिए 3 नाम है ना, ये तीनों मतलब एक ही हुआ। यहाँ भी हमने लिखा है लंब पूरक, अनुपूरक और यहाँ पे कोटि पूरक, ये भी एक ही नाम है। यहाँ देखें बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण, इसको एक ही नाम से जानते हैं, ठीक है। एक ही नाम के दो नाम है, ठीक है, सिनोनिम्स है उसका। तो शायद मैंने जितने भी इसके बारे में इसके संबंध में जितने भी तथ्य बताए होंगे आपको याद भी होगा। तो चलिए, आज तो हम केवल परिचय के लिए बताए थे इसको कि इतना चीज़ हम लोगों ने जान लिया है। फिर भी आपको डाउट बन रहा है कि ये हमें पता नहीं है, तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको ज्यामिति का मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं विशेष आसन कोण या संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण क्या होता है, रेखीय युग्म लिनियर पेयर क्या होता है, और समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसके संबंध में, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के संबंध में जितने भी नियम बनते हैं उन सारे नियम पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आसन कोण से। क्या होता है आसन कोण, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, आसन कोण क्या होते हैं। आसन कोण, ठीक है। आसन कोण कह सकते हैं या फिर आप इसको संलग्न कोण भी कह सकते हैं। संलग्न कोण ये होता क्या है, इसको हम डिफाइनिंग करते हैं कि एक ही तल में स्थित ऐसे दो कोण जो किसी उभयनिष्ठ किरण से होकर बनते हैं, जो किसी उभयनिष्ठ किरण के दोनों तरफ बनते हैं कोण, उसे हम क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। किसी भी उभयनिष्ठ किरण के माध्यम से इस किरण के दोनों तरफ, इस किरण के दोनों तरफ कहने का मतलब हम विपरीत भी कह सकते हैं। इस उभयनिष्ठ किरण के विपरीत जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों के युग्म को हम क्या कहते हैं, आसन कोण या संलग्न कोण कहते हैं। तो एक दूसरे के ये क्या हो गए, जैसे मान लें ए ओ और बी हम कह देंगे, तो ए ओ बी यानी यहाँ पे हमारा कोण मान लीजिए कि ए ओ एम है और एम ओ बी है। ये दोनों कोण आपस में क्या है, आसन कोण या संलग्न कोण कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कोण जो बन रहे हैं एक ही शीर्ष बिंदु पर बन रहे हैं। वैसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक हो और एक उभयनिष्ठ भुजा के माध्यम से बने हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के आसन कोण या संलग्न कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ रहे हैं, जब भी एक उभयनिष्ठ भुजा से बने और एक ही शीर्ष पर दोनों कोण बने तो हम कहते हैं उसको आसन कोण या संलग्न कोण, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ एम, ए ओ एम कहने का मतलब क्या, ये वाला कोण। और हम कह सकते हैं कोण एम ओ बी, एम ओ बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण एम ओ ए भी लिख सकते हैं, एम ओ ए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ओ एम, बी ओ एम ऐसे भी लिख सकते हैं। केवल निर्देशन होना चाहिए, जो जिस एंगल को हम दर्शा रहे हैं उसका मार्ग क्या है, या ये इस तरह से तो कहीं नहीं ना है,
तो इसलिए हमें इस भुजा को लेना पड़ेगा। अब देखिए दोनों में एम शामिल है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो ओ एम है, ओ एम भुजा है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा है। और इसी उभयनिष्ठ भुजा के द्वारा इन दोनों कोणों का निर्माण हुआ है, जो कि एक ही शीर्ष बिंदु पर है। ठीक है, तो किसी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दोनों तरफ बने वैसे दो कोण जो एक ही शीर्ष पर स्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आसन कोण या संलग्न कोण कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आसन कोण या संलग्न कोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं आपका शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, या हम इसको बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहिए, या फिर आप सम्मुख कोण कहिए। सम्मुख मतलब आमने सामने, सम्मुख कोण ये क्या होता है। तो हम जानते हैं जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसे हम आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे दो रेखाएं हो गई, जैसे हमने एक रेखा इसको कर लिया और दूसरी रेखा इसको कर लिया, तो इस प्रकार से दो रेखाओं के जो कटने से कोण बनते हैं आमने सामने के, उन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। यानी इस कोण के आमने सामने का कोण कौन है, इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण ये है, तो ये कोण इसके शीर्षाभिमुख कोण हुआ, या फिर ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण हुआ। ठीक है, अगर हम इसका इंडिकेशन कर दें, एक ये दो कोण है, ये तीसरा कोण है, ये चौथा कोण है, तो हम लिख सकते हैं कोण एक बराबर, कोण का सिंबल हम ऐसे देते हैं। ठीक है, कोण एक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3। शीर्षाभिमुख कोण में ऐसा ही होता है कि जब भी दो रेखाओं को दो रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी एक वाला कोण 3 के बराबर होगा और दो वाला कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4 यहाँ से। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी समझ गए। छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ा कर देती हैं कभी कभी, लेकिन इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं रैखिक युग्म क्या है। हालांकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। बड़ी चीज़ें आती है आपका कहाँ, बड़ी चीज़ें समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसे आप इग्नोर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो हो ही जाएगा। इग्नोर काहे करेंगे, सब पढ़ना ही है, तो इग्नोर करने वाली तो बात ही नहीं है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं रेखीय युग्म क्या है। रेखीय युग्म क्या होता है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रेखीय युग्म दो विपरीत किरणों के मिलन बिंदु पर, एक ये किरण हमने बना दिया, एक ये किरण बना दिया, ये किरण इधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही है। इन दोनों के मिलन बिंदु को मान लेते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं और मिलन बिंदु हम इसी को इंडिकेट कर देते हैं। इस मिलन बिंदु पर कोई उभयनिष्ठ किरण खींचने पर जिन दो कोणों का निर्माण होता है उसे हम रेखीय युग्म कोण कहते हैं, रेखीय युग्म कोण कहते हैं। लेकिन इसका शर्त है कि इन दोनों कोणों का योग जब होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, इन दोनों कोणों का योग। ठीक है, अगर कोई भी सरल रेखा है, इस पर कोई ऐसी रेखा खींच दी जाए या फिर किरण खींच दी जाए, तो हमेशा इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री अगर हो जाए तो वो रेखीय युग्म कहा जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो वो रेखीय युग्म कहा जाएगा, और इस रेखा को हम सरल रेखा बोल देंगे, क्योंकि सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। इस कोण को और इस कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, दो विपरीत किरणों के मिलान बिंदु पर अगर कोई हम तीसरी किरण या रेखा खींचते हैं तब दोनों कोणों का जो निर्माण होता है वो रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। ठीक है, रेखीय युग्म कहलाते हैं, और इन दोनों कोणों का मान हमेशा योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा अगर हम रेखीय युग्म बोल रहे हैं तब।
ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इस कोण को 1 मान लिए, इस कोण को 2 मान लिए, तो हमेशा होगा क्या, कोण 1 और प्लस कोण 2 का मान जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम रेखीय युग्म बोलते हैं। अब बात करते हैं रेखीय युग्म के बाद अब समानांतर रेखा क्या होती है उसको समझते हैं। चलिए, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं। समानांतर रेखा देखिए, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं। समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाओं में हमेशा क्या किया जाता है कि दो रेखाओं या दो किरणों से या दो रेखा खंडों से तुलना किया जाता है। कम से कम 2 होना चाहिए। तो 2 ऐसी रेखाएं या 2 ऐसी रेखाखंड जिसके बीच की दूरी हर हमेशा समान और समानांतर होती है, समान होती है, हर हमेशा समान होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। जिन दो किरणों या जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मापे 2 मीटर आ गया तो सही बात है, यहाँ भी 2 मीटर आ गया, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, तब ये समझिए कि अगर हम इसको L मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, तब हम कहेंगे कि L और M जो है दोनों समानांतर रेखाएं हैं। तो हम कह सकते हैं वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा सदैव समान होती है उसे समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये समानांतर रेखा कभी एक दूसरे से अनंत तक चली जाएंगी तो कभी नहीं मिल सकती है। अगर इसको हम आगे बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ा दें, तो भी ये मिलेंगी नहीं, कहीं नहीं मिलेंगी। अगर मिल गई तो वो समानांतर रेखा नहीं हुई, अगर नहीं मिली तो ये समझिए कि समानांतर रेखा है। और ये समानांतर रेखा एक दूसरे से कभी अनंत तक भी बढ़ाते जाइएगा नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसको हम कैसे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं एल और समानांतर का चिन्ह ऐसे होता है, 2 खड़ी लाइन कर देंगे तो ये समानांतर हो जाए, यानी हम एल समानांतर एम कर रहे हैं, मतलब एल जो है एम के समानांतर है, इसको हम एम समानांतर एल भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एम जो है एल के समानांतर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इंडिकेट करते हैं। अब इसी में आ जाता है एक तिर्यक रेखा। ठीक है, एक तिर्यक रेखा इसी में आ जाता है, तो जान लेते हैं इसको भी। तिर्यक रेखा, पता नहीं गलती लिख रहा है क्या, दीर्घई से होगा क्या, तिर्यक रेखा देख लीजिएगा, जिससे होगा थोड़ा सा आगे पीछे जो हो जाए। तो हम तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक समानांतर रेखा या किरण को रेखा कर दें तो दोनों तरफ देना पड़ेगा, रेखा बोल दिए तो दोनों तरफ देना पड़ेगा तीर। तो जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं, समानांतर रेखाओं को जो रेखा काटती है, 2 या 2 से अधिक समानांतर रेखाओं को जो रेखा काटती है, तो कौन सी रेखा काट रही है, ये वाली रेखा काट रही है, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक समानांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा ही तिर्यक रेखा कहलाती है। अब नियम बनता है यहाँ से, यहीं से सारा मूल जड़ जो है यहाँ से क्रिएट होगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी सब इग्नोर कर दीजिएगा, मगर ये नियम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इसके नियम पर। समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के नियम कुछ हैं, उसको ध्यान रखना होगा। हालांकि इसमें तो चैप्टर नहीं दिया गया है, नहीं तो इसका अनुप्रयोग एप्लीकेशन हम करते तो और मज़ा आता और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता। ठीक है, फिर भी आप ऐसे भी समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा का संबंध। समानांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं और तिर्यक है ना समानांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं का कुछ इम्पोर्टेंट नियम, कुछ
इम्पोर्टेंट नियम मतलब तिर्यक रेखा समानांतर रेखा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नियम है। अब इसमें होता क्या है कि जब भी जैसे मान लीजिए कि ये दो समानांतर रेखाएं हमने खींच दी, इनके बीच की दूरी क्या है, समान है, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, समानांतर रेखा। इसका नाम हमने एल दे दिया, इसका नाम, एक काम करते हैं इसको थोड़ा और दूरी पर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये समझ लीजिए कि देखने में भले टेढ़ा लग रहा है, कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा, लेकिन ये इग्नोर कीजिएगा। हम मान लेते हैं कि एल जो है एम के समानांतर है, मतलब ये एक दूसरे के समानांतर है। और ये हमने एक खींच दिया आपका क्या, इसको हम मान लेते हैं पी। पी कोई तिर्यक रेखा है, एल समानांतर एम जो है, ये दो समानांतर रेखाएं हैं। पी एक तिर्यक रेखा है, पी जो है ये क्या है, तिर्यक रेखा। पी क्या है, तिर्यक रेखा है। ये तो इतना इंडिकेशन आप समझ रहे हैं। अब होता क्या है कि जब भी इसके नियम है कि जब भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके कई नियम बनते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो होता क्या है, दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो सबसे पहले तो आपको जान लेना होगा कि एकांतर अंतःकोण, आपको लिख देते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण का युग्म जो होता है वो समान होता है, युग्म समान होता है, ठीक है, समान होता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, जब भी ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा कि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक नंबर लिखिएगा, एकांतर अंतःकोणों का युग्म समान होता है। तो इसमें एकांतर अंतःकोण कौन कौन से हैं, तो एक काम कर लेते हैं, पहले डिनोशन कर लेते हैं। इस कोण को हमने एक नाम दे दिया, इस कोण को 2 दे दिया, इस कोण को 3 और इस कोण को 4 हमने दे दिया, ठीक है। इस कोण को हम 5 दे देते हैं, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब इससे हम समझ लेंगे आसानी से। जब भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटते हैं तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म जो होता है वो समान होता है। जैसे एकांतर अंतःकोण कौन कौन से हो जाएंगे, तो एकांतर अंतःकोण जो इसमें दिख रहा है हमारा एकांतर, तो एकांतर इस कोण का एकांतर अंतःकोण कौन होगा, ये वाला होगा, ध्यान रखिएगा। इस ऐसे तिरछा तिरछी ऐसे होगा, ठीक है, यानी इस कोण का एकांतर अंतःकोण ये होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण 3 का कोण 5 हो जाएगा बराबर, ठीक है। जब भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हैं तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म समान होना है। युग्म क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें दो जोड़े आएंगे, 3 और 5 का एक जोड़ा बन गया, 4 और 6 का एक जोड़ा बन गया, यानी 4 बराबर होगा किसके, 6 के। यानी हम लिख सकते हैं कोण लिख सकते हैं 4 बराबर कोण 6 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए कि जब भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म समान होता है। और एकांतर अंतःकोण कौन कौन से होते हैं, ये वाला, इसका एकांतर अंतःकोण ये, इसका एकांतर अंतःकोण ये, या इसका ये, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 5 बराबर कोण 3 भी लिख सकते हैं, बराबर है तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं। कोण 6 बराबर कोण 4 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी एकांतर दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती हैं तो पहला तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म समान होता है। दूसरा इसमें होता क्या है, एकांतर ये अंतःकोण थे, अब एकांतर बाह्य कोण का युग्म समान होता है। इसमें युग्म है क्योंकि इसमें भी 2 बनेगा। एकांतर बाह्य कोणों का युग्म समान होगा, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म समान होगा। जैसे आप कैसे यहाँ क्या देख सकते हैं, एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से होंगे, तो कोण 2 का एकांतर बाह्य कोण जानते हैं कौन होगा, कोण 2 का एकांतर बाह्य कोण, इसमें ऊपर वाले बाहर
इसमें ऊपर सबसे नीचे बाहर, तो ये तिरछा तिरछे जाएगा, इस लाइन के इधर वाला और इस लाइन के इधर वाला बाहर बाहर का। तो एकांतर बाह्य कोणों का युग्म लिख देते हैं, युग्म समान होता है, समान होता है। और ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो हम इसका उदाहरण कैसे कर सकते हैं, कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 8 के। ठीक है, इसी प्रकार से इधर का एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 1 का 7 से। कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 7 के। इसको यूँ लिख सकते हैं, कोण 8 बराबर कोण 2 भी लिख सकते हैं, बराबर है तो किसी भी तरह लिख सकते हैं। और इसको हम कोण 7 बराबर पहले कोण 7 भी लिख सकते हैं, कोण 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो 2 नियम आपने समझ लिया कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म समान होता है और एकांतर बाह्य कोणों का युग्म समान होता है। युग्म क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि दो का बन रहा है, एक का रिलेशन इसके साथ इससे है, दूसरा का इसका साथ इससे है। तो ऐसे दो एकांतर अंतः कोण और दो एकांतर बाह्य कोण बन रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए हैं। आगे देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। इसको मिटा देते हैं, नोट आशा करता हूँ कि आप नोट कर ही लिए होंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं हम तीसरा नियम। इसमें क्या आ जाएगा, जब भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तीसरा नियम हमारा क्या आ जाएगा। तीसरा नियम, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इसका, अगर अभी हमने बताया शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण में दो रेखा हमने खींचे थे ऐसे, और बताया आपको क्या कि इसका कोण इसके बराबर होगा, इसका कोण इसके बराबर होगा, कुछ इसी प्रकार से बन रहे हैं। अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे छिपा दूं तो यहाँ पे दो ही तो रेखाखंड मिल रहे हैं, दो ही तो रेखा मिल रही है। तो इसका शीर्षाभिमुख ये हो जाएगा, इसका शीर्षाभिमुख ये हो जाएगा। फिर इसमें भी वैसे ही करें। इसको अगर हम ढक लें, एक सेकेंड, इसको अगर हम ढक लेते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका शीर्षाभिमुख ये, इसका शीर्षाभिमुख ये, या सम्मुख कोण भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं, तीसरा नियम कह सकते हैं कि जब भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और इस तरह से हम कैसे समझ सकते हैं, उदाहरण से। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब कि कोण 1 जो बराबर होगा कोण 3 के बराबर होगा, कोण 1 जो होगा कोण 3 के बराबर होगा। ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसी को, कोण 3 बराबर कोण 1, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से हम कोण 1 का 3 लिख दिए तो 2 का 4 लिख सकते हैं। कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 2 भी हो जाएगा। बस इसको पलट दिए हैं, ये जो लिख रहा है ये पलट कर इसको लिख रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ जो समझने वाले हैं, इसका शीर्षाभिमुख ये हो जाएगा, इसका शीर्षाभिमुख यही होगा, इसका शीर्षाभिमुख ये, इसका शीर्षाभिमुख ये कोण हो जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं। और इसमें अगर देख लिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा, कोण 7 हो जाएगा। ठीक है, और कोण 6 का शीर्षाभिमुख, कोण 6 का शीर्षाभिमुख कोण 8 हो जाएगा। और इसी को पलट दें तो हम लिख सकते हैं कोण 6 का, यहाँ पे लिख दें कोण 5 का पहले लिखे तो कोण 7 का 5 हो जाएगा। तो इसी को केवल पलट देना है, कोण 7 का कोण 5 हो जाएगा। इधर ऐसे करें तो कोण 8 का कोण 6 हो जाएगा। बस इसको उल्टा करके लिखे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी नियम आप समझ गए हैं। जब भी दो समानांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नियम देखते हैं क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चौथा नियम क्या होगा कि जब भी किसी समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तब एक ही ओर के बने, चलिए लिख लेते हैं, जब भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तब होता क्या है, एक ही ओर के संगत, एक ही ओर के संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म क्या होता है,
युग्म बराबर होता है। एक ही ओर के संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। जैसे यहाँ पे कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर हो जाएगा। कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर होगा। जैसे हम यहाँ लिख दे सकते हैं कोण 2 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा। ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर होगा और ये वाला कोण होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख दिए कोण 2 बराबर कोण 6 और एक लिख सकते हैं कोण 3 किसके बराबर है, ये वाला, ये बाहर का बाहर, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर बराबर होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। तो कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 7 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से इसमें अगर देखा जाए तो कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर होगा। कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। और ये कौन से कोण कहलाएंगे, कोण 1 का संगत, एक ही ओर का संगत कोण कहलाता है। ठीक है, एक ही ओर का संगत कोण। और उसी प्रकार से 4 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होता है। कोण 4 बराबर कोण 8 कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संगत कोण। एक ही ओर के संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। सब दो दो का हुआ है, इस साइड भी दो दो हुए हैं, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, तो इधर भी दो, तो दो है इसलिए युग्म इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी समझ गए हों। तो ये नियम हमेशा क्या होता है, दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। जैसे कि इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, या फिर इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 5वां रूल देखते हैं क्या कहता है। अरे यहाँ पे चौथा रूल था। ठीक है, ये चौथा रूल था और 5वां रूल अब देखते हैं। 5वां रूल क्या होता है, अगर इस फिगर के अनुसार देखा जाए, जब भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो 5वां रूल क्या कहता है, सो देखते हैं। जब भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अगला रूल है कि जब भी दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः कोणों का योग जो होता है ना, अंतः कोणों का योग वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो अंतः कोण कौन कौन से हैं, चलिए इसमें हम आपको डिनोट कर दें कि अंतः कोण कौन कौन से हैं। अंतः कोण कौन कौन से हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अंतः कोण आपको कौन कौन से हैं, 4, 3, 4, 5, 6, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, इसको हम अंतः कोण बोलेंगे। लेकिन बाह्य कोण की बात अगर किया जाए तो बाह्य कोण इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें बाह्य कोण होंगे 1, 8, 7, 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8 को क्या बोलेंगे, बाह्य कोण, अंतः कोण ये होगा। तब कह रहा है कि 5वां नियम कह रहा है कि जब भी किसी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः कोणों का योग जो होता है ना, अंतः कोणों का, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कोण 3 अब प्लस कोण 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम कोण, इसमें भी युग्म है, चूँकि ये वाला हो गया और ये वाला, कोण 4 अब प्लस कोण 5 जोड़ देंगे, 5 नहीं है, ये क्या 5 है, ठीक है, 4 और 5, कोण 4 और 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये नियम यही कहता है कि, नियम तो लिखे नहीं जी, एक ही ओर के अंतः कोण लिख लीजिएगा नियम। 5वां जो नियम है, एक ही ओर के अंतः कोणों का जो, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, अर्थात दो संपूरक के, अर्थात संपूरक होता है। ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात संपूरक होता है। संपूरक भी हम बताया है, संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक बोलते हैं। तो हम इसको 180 डिग्री न कहकर हम कह सकते हैं इनका योग जो होता है, दोनों एक ही ओर के अंतः कोण जो होते हैं संपूरक होते हैं। तो संपूरक अगर कह दिए तो समझ जाइए दो कोणों को जोड़कर हम बोल रहे हैं। अगर संपूरक नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये 5वां नियम भी आप समझ गए होंगे।
चलिए अब इसके बाद हम छठा नियम भी देख लेते हैं। क्या कहता है, सेम इसी प्रकार से है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ना, या फिर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। अब नियम में छठा नियम जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, जो कि मिटा ही देते हैं, नहीं तो ये समझ गए आशा करता हूँ। छठा नंबर देख लीजिएगा, सेम ऐसे ही नियम है। इसमें अंतः कोण था पांचवा में, अब बार क्या करेंगे, छठा में बाह्य कोणों का योग कर देंगे, बाह्य कोणों का योग कर देंगे। तो छठा नियम क्या कहता है कि जब भी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तब एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग जो होता है ये भी आपका 180 डिग्री होता है, अर्थात समपूरक होता है। तो हम लिख सकते हैं छठा, बाह्य कोणों का योग जो होता है एक ही ओर के, सॉरी यहाँ पे कर लीजिएगा, एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, या फिर समपूरक होता है। ठीक है, 180 डिग्री या फिर समपूरक कह सकते हैं, समपूरक होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण एक का बाह्य कोण कौन सा है, एक ही ओर के बाह्य कोण क्या है, कोण एक का 8 है, कोण एक का कोण 8 बाह्य कोण है, और इन दोनों का योग बोल रहा है कि 180 डिग्री होगा या फिर समपूरक होगा। तो समपूरक है तो दोनों कोणों को जोड़ना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, कोण एक का कोण 8 कर दिए, ये बाह्य कोण को हमने जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोण 2 किसके जोड़ के बराबर होगा, कोण 7 के जोड़ के 180 डिग्री हो जाएगा। कब, जब ये नियम कहता है कि एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, फिर एक ही कोण का या फिर एक ही कोण के बाह्य कोण जो होते हैं समपूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। और तिर्यक रेखा और आपका प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर हम बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा और दो समानांतर रेखाओं के बीच जो मैंने संबंध इतना बताया, 6 नियम जो बताए, इन 6 नियम को आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, तब जाकर मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर फॉलो करेंगे, इन 6 नियम को आप ज़रूर समझ गए होंगे, और समझ के साथ साथ आप समझा भी सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ आगे भी देखेंगे इसी में। अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसी ज्यामिति चैप्टर में बहुत सारे अभी तथ्य हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो अगले वीडियो में बताएंगे किस पर तथ्य पर बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।